इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नई समस्याएं। ये है पार्ट 3, भाग 3, जिसमें हम पढ़ेंगे बाबर और अकबर भारतीयकरण की प्रक्रिया। बाबर और अकबर की भारतीयकरण कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई, इसके बारे में जानते हैं। चलिए बिना समय गंवाए पढ़ाई चालू करते हैं, क्योंकि पढ़ना सबसे जरूरी है। तो हमारा भाग 3 जो बाबर और अकबर के भारतीयकरण के बारे में बताएगा। अगर पहले की वीडियो नहीं देखे हो तो जाओ प्लेलिस्ट से चेक करो, पहले की वीडियो देख लो। भारत की खोज। अकबर भारत में मुगल खानदान का तीसरा शासक था। फिर भी साम्राज्य की बुनियाद उसी ने पक्की की। मुगल साम्राज्य का तीसरा शासक था अकबर, और वही साम्राज्य की बुनियाद मतलब नींव पक्की की थी हिंदुस्तान में। उसके बाबा ने दिल्ली के सिंहासन पर 1526 ईस्वी में विजय प्राप्त कर ली थी। मतलब बाबर 1526 में विजय प्राप्त कर लिया था दिल्ली के सिंहासन पर। भारत में आने के 4 वर्ष के भीतर ही बाबर की मृत्यु हो गई। उसका अधिकतर समय युद्ध में और आगरा में एक भव्य राजधानी बनाने में बीता। यह काम उसने कुस्तुनतुनिया के एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्प को बुलाकर कराया। और एक कुस्तुनतुनिया नाम का एक जगह है, वहां के वास्तुशिल्पी को बुलाकर, जो वास्तु और शिल्प करने में बहुत महारत हासिल था, वो ठिकानी होगा, क्योंकि एक मिस्त्री की वजह से थोड़ी बनता है कोई भी भवन, चाहे कोई भी महल। तो उसे बुलाकर करवाया वहां का काम, और आगरा की महल उसके वजह से बना। बाबर का व्यक्तित्व आकर्षक है। वह नई जागृति का बादशाह है। बहादुर और साहसी भी था, जो कला और साहित्य तथा अच्छे रहन सहन का शौकीन था। और बाबर एक अच्छे रहन सहन का शौकीन था। और जो मुसलमानी बादशाह हुआ करते थे, उन्होंने पूरे हमेशा शेरवानी, अंगूठी, माला, कंठ आभूषण पहन के ही रखते थे। अब उसका पुत्र अकबर उससे भी अधिक आकर्षक और गुणवान है। गुणवान है नहीं था, अब मर गए ना सब। आकर्षक और गुणवान था। वह बहादुर और दुस्साहसी था। बहादुर तो था ही, और साहसी का मतलब होता है कि साहस अच्छा, दुस्साहस मतलब अत्याचारी। योग्य सेना नायक था, और इस सब के अलावा विनम्र और दयालु है। मतलब विनम्र और दयालु था। दुस्साहसी दुश्मनों के लिए होगा, और विनम्र दयालु लोगों के लिए, प्रजा के लिए होगा। आदर्शवादी और स्वप्नदर्शी था। मतलब वो तो एक आदर्शवादी तो था ही, और स्वप्नदर्शी भी था। जो देखेगा वो पाएगा, जो सोच लिया वो कर लेगा, ऐसा उसका व्यक्तित्व था। साथ ही वह लोगों का ऐसा नेता है जो अपने अनुयायियों मतलब सहयोगियों में तीव्र स्वामी भक्ति उत्पन्न कर सके, और वह अपने भाषण से अपने साथियों में, अपने अनुयायियों मतलब अपने से नीचे पद वाले, जिसको पोस्टिंग देकर रखा है दरबार में, उन सबको भाषण के वजह से स्वामी भक्ति के लिए मजबूर कर सकता था। इतना उसके पावर में, उसको बोलने में बात थी, एनर्जी थी, और एक सम्मोहन सा था। उसके नीचे वह लोगों के दिल और दिमाग पर विजय हासिल करना चाहता था। अखंड भारत का पुराना सपना उसमें फिर आकर लेने लगा। मतलब जो अखंड भारत का जो सपना था उसका, वो उसके अंदर फिर आने लगा। ऐसा भारत जो केवल राजनीतिक दृष्टि से एक राज्य न हो, बल्कि जिसकी जनता परस्पर सहज संबंध हो। मतलब एक ऐसा राजनीतिक वो स्थापित करना चाहता था, जिसका राज्य ही नहीं बल्कि उसकी जनता भी परस्पर मतलब पूरी तरह से सहमत हो, और उसी की बात मानकर उसके आदर्शों पे जिए। ऐसा उन्होंने बनाना चाहा। 1556 ईस्वी से आरंभ, मतलब 1556 ईसा से आरंभ होने वाले पहले लंबे शासक के लगभग 50 वर्ष के दौरान वह बाबर
वो बराबर इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोशिश करता रहता रहा। मतलब देखो, 1556 ईसा से आरंभ होने वाले अपने लंबे शासन के लगभग 50 वर्ष, मतलब 50 वर्ष अपने जिंदगी के, उसने उसने बराबर यही सोचा कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कैसे करें। बहुत से स्वाभिमानी राजपूत सरदारों को उसने अपनी ओर मिला लिया। उसने एक राजपूत राजकुमारी से शादी की, और राजपूत राजकुमारी से जब शादी की थी तो वो रानी थी जोधाबाई, आमेर की रानी जोधाबाई, आमेर की बेटी थी। उसका बेटा और वारिस जहांगीर इस तरह आधा मुगल और आधा हिंदू राजपूत था। मतलब उसका बेटा जो वारिस था उसका जहांगीर, आधा मुगल आधा हिंदू राजपूत था। जहांगीर का बेटा, और जो बहुत कट्टर था, सुनने में तो इतिहास में यही आता है कि बहुत कट्टर था, जहांगीर का बेटा शाहजहां। जहांगीर का बेटा हुआ शाहजहां। शाहजहां भी राजपूत माँ का बेटा था, और शाहजहां भी राजपूत माँ का बेटा था, क्योंकि जहांगीर अनारकली से मोहब्बत करते थे। अब जहांगीर करते थे कि सलीम करते थे, इसकी व्याख्यान तो कहीं इतिहास में ठीक से मिलता नहीं है, लेकिन बहुत सारे ग्रंथों में बताए जाते हैं कि अकबर के बेटे का नाम सलीम था, लेकिन ये जहांगीर कौन था ये नहीं पता। और शाहजहां भी राजपूत माँ का बेटा था, मतलब जहांगीर भी एक हिंदू कन्या से शादी किया था। इसलिए यह तुर्क मंगोल वंश तुर्क या मंगोल होने की अपेक्षा कहीं अधिक भारतीय था। मतलब ये लोग तुर्क या मंगोल होने से कहीं गुना ज्यादा ये लोग भारतीय थे, इसलिए भारत के लिए बहुत कुछ करके गए थे। ये देखो, एक बड़ा सा ये दरबार है, इसका नाम क्या है? बुलंद दरवाजा आगरा। ये आगरा का बुलंद दरवाजा है। देखो कितना बड़ा है, इसके आगे लोग कितने छोटे 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 दिख रहे हैं। इतना बड़ा ये बुलंद दरवाजा है। मैंने तो नहीं गया, अगर आप लोग में से कोई भी गया हो तो कमेंट करके जरूर बताओ कि सर मैंने वहां पर गया है, मैं वहां पर गया हूँ। अब उसके बाद पढ़ते हैं, राजपूत राजघरानों से संबंध बनाने से उसका साम्राज्य बहुत मजबूत हुआ। इस मुगल राजपूत सहयोग ने, जो बाद के शासकों के शासन में भी इसी तरह चलता रहा। केवल सरकार केवल सरकार, प्रशासन और सेना को ही नहीं, कला, संस्कृति और रहन सहन को भी प्रभावित किया। और इसने हर चीज को प्रभावित किया, केवल जातों को, मतलब जाति को नहीं किया, राजपूत और मुसलमान को नहीं किया। इसने केवल सरकार, प्रशासन, सेना को भी बदला, कला और संस्कृति पर भी काम किया, और यहाँ के रहन सहन के व्यवस्था पर भी उसका बहुत प्रभाव पड़ा था। क्योंकि जितने ठाट से रहता था ना, उतने ठाट से लोग शादी में सजते हैं आज के डेट में, समझे। पर अकबर को राजपूताना में मेवाड़ मेवाड़ का राणा प्रताप, और उस समय मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप, जो बहुत शक्तिशाली थे। उसके बाद लिखते हैं, मेवाड़ के राणा प्रताप की अभिमानी और अदम्य आत्मा का दमन करने में सफलता नहीं मिली, और राणा महाराणा प्रताप जो था उसको जीतने में अकबर थोड़ा असफल रहा, नहीं जीत पाया था, उसको सफलता नहीं मिली। महाराणा प्रताप ने, इसमें राणा प्रताप है, राणा प्रताप ने एक ऐसे व्यक्ति से जिसे वह विदेशी विजेता समझता था, औपचारिक संबंध जोड़ने की बजाय जंगलों में मारे मारे फिरना बेहतर समझा। और महाराणा प्रताप ने उनका सारिद, मतलब उनके सामने सिर झुका अकबर के सामने सिर झुकाने से अच्छा वह जंगलों में मारा मारा फिरना बेहतर समझ रहा था। जो महाराणा प्रताप थे मेवाड़ के, बहुत शक्तिशाली थे महाराणा प्रताप, लेकिन थोड़ी सी बुद्धि की भी जरूरत थी उनको।
अकबर ने अपने चारों ओर अत्यंत प्रतिभाशाली लोगों का समुदाय इकट्ठा किया था, जो उसके आदर्श जो उसके आदर्शों के प्रति समर्पित थे। और ऐसे लोगों को उसने बना कर रखा था अपने पास में, अपने समुदाय में, जो एक से एक आदर्शवादी थे। इन लोगों में फौजी और अबुल फजल के नाम के मशहूर भाई दो मशहूर भाई होते थे, फौजी और अबुल फजल, मशहूर भाई। उसके बाद से बीरबल, राजा मानसिंह, फिर से यहां से दिखाता हूं, राजा मानसिंह और अब्दुल रहीम खाने खाना अकबर के जो एथी थे खान बाबा, उनका बेटा, जिसको गोद लिए थे, तो अब्बा बोलता था, लेकिन वो खाने खाना के नाम से उनको बुलाते थे। खाने खाना शामिल थे इसमें। टोडरमल भी थे, लेकिन उनका नाम इसमें नहीं दिया, इसके पहले दिया हुआ था ऊपर। उसने एक ऐसा समन्वित धर्म की शुरुआत करने का प्रयत्न किया जो सबको मान्य हो। स्वयं अकबर निश्चित रूप से हिंदुओं में उतना ही लोकप्रिय था जितना मुसलमानों में। मुगल वंश भारत में इस तरह स्थापित हुआ जैसे वह भारत का अपना वंश हो, और मुगल वंश भारत में इस कदर आकर मिल गया, जैसे लगता था कि वो भारत का ही समुदाय है, भारत का ही वंश है। क्योंकि अंतर जातीय विवाह एक ऐसा माध्यम है जो हर कास्ट को मिला सकता है। अंतरकास्टीय विवाह के कारण ही वो हिंदू राजकुमारी से शादी किया और सारे हिंदू राजपूतों को अपने खेमे में डाल दिया, अपने शागिर्द बना लिए। और लो, राजपूत से ही लड़ना है तो राजपूत को ही लेकर चलते थे, और राजपूतों का ही था। अपना प्राण जाए तो जाए, लेकिन जमाई साहब का प्राण नहीं जाना चाहिए, दामाद का प्राण नहीं जाना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। देखो, यांत्रिक यंत्र, मशीन वाले सामान, और रचनात्मक शक्ति, मशीन की उन्नति तो होती ही थी, जो तोप, गोला बारूद, बंदूक, ऐसे ऐसे उस समय उसका बहुत ज्यादा उत्पत्ति होने लगा था। अकबर काल से ही बंदूक की उत्पत्ति होती थी, और वो बंदूक ऐसा था कि उसको चलाने के लिए दो लोग की जरूरत पड़ती थी। एक के कंधे पर रखा जाएगा, एक अपने कंधे पर रख के ट्रिगर दबाएगा। इसी के लिए बोला जाता है, निशाना कहीं और का, कंधा किसी और का। मैं तुम्हारे कंधे पर रख के निशाना लगाऊंगा। अकबर के दरबार के पुर्तगाली जेसुइट बनाते हैं कि उसकी दिलचस्पी बहुत सी बातों में थी, और वह उन सब के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। देखो, राजा वही होता है जो सबके बारे में जानकारी हासिल करके रखे। उसे सैनिक और राजनीतिक मामलों का पूरा ज्ञान तो था उसे सैनिक और राजनीतिक मामलों का पूरा ज्ञान था अकबर को, ठीक है। साथ ही बहुत सी यांत्रिक कलाओं का भी, और बहुत सारा यांत्रिक कलाओं का भी उसके पास ज्ञान था, नॉलेज तो था, तभी तो राजा था। फिर भी यह अजीब बात है कि उसकी जिज्ञासा एक बिंदु पर जाकर रुक गई, और अकबर की जिज्ञासा एक बिंदु पर जाकर रुक गई, कहीं ना कहीं तो रुकी होगी ना। चल भाई, अब इससे आगे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, यदि अकबर ने इस तरफ ध्यान दिया होता तो पता लगाया होता कि संसार के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है, तो उसने सामाजिक परिवर्तन की। अब देखो हुआ क्या, वो पता लगाया होगा, अकबर ने इस तरफ ध्यान दिया होता और पता लगाया होता कि संसार के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है, तो उसने समाज की परिवर्तन की। अब समाज का परिवर्तन तो उसने किया था, बहुत सारा समाज बदला था। ये है लाल किला दिल्ली, ये है लाल किला दिल्ली, ये मेन गेट है। अब राजमार्ग कौन सा है ये तो यहां से नहीं दिख रहा है, लेकिन
ये पिछला दरवाजा है, अगला दरवाजा नहीं है, पिछला दरवाजा है। और अंदर का गेट तो सब बंद रहता है, अंदर पैसा देकर जाना पड़ता है, ये तो आप सबको भी मालूम होगा। और लाल किला पर झंडा फहराया जाता है राजपथ पे, तो दूसरे साइड पर होगा, और नहीं तो इसी साइड को साफ कर दिया जाता होगा। ये रहा ताजमहल, आगरा का ताजमहल। ये सब दिल्ली में ही है, यूपी में है। ये आगरा का किला और ये दिल्ली में है। और ताजमहल, दिल्ली का ताजमहल दिल्ली में है। ठीक है, बुनियाद रख दी होती, अब उसने परिवर्तन की बुनियाद रख दी होती। अब समाज की बुनियादी जो बुनियाद था परिवर्तन का, समाज परिवर्तन का बुनियाद तो रख दी होती, लेकिन वो मालूम नहीं किया था उस समय तक, बाद में मालूम चलेगा। लेकिन उसके सामने बड़ी समस्या यह थी कि वह इस्लाम के साथ राष्ट्रीय धर्म और लोगों के रीति रिवाजों का मेल करा के राष्ट्रीय एकता कैसे कायम करें। और वो उस चीज में था कि हम राष्ट्रीय एकता कैसे कायम करें, दोनों धर्मों का मिलाकर, दोनों धर्मों का रीति रिवाज मिला दें, दोनों धर्मों का राष्ट्रीयता मिला दें, लोगों को मिला दें, तो उसमें वो लगा हुआ था, लोगों को ही मिला दो। देखो यहाँ पे ताजमहल का कितना शानदार दृश्य दिख रहा है। ताजमहल में पिलर नहीं है, लकड़ी लगाया गया है, लकड़ी, पिलर की जगह पर लकड़ी है, जो नदी के पानी की वजह से सीमा हुआ है। और इतना मजबूत हो जाता है पानी पड़ने से कि उस पर ट्रक भी चढ़ जाए तो नहीं टूटने वाला। ये तो इतना बड़ा बिल्डिंग है, जितना करीब जाओगे उतना ही ये ताजमहल तुम्हें बड़ा दिखने लगेगा, और जितना दूर उतना छोटा। तो ऐसा है इसका फितरत। इस तरह भारत की सामाजिक स्थिति में अकबर भी कोई बुनियादी अंतर पैदा नहीं कर सका, और उसके बाद भारत ने फिर अपना गतिहीन और परिवर्तनशील जीवन अपना लिया। और अकबर के मरने के बाद फिर गतिहीन हो गया, गति जो था वो हीन हो गया, परिवर्तनशील, परिवर्तन उसकी खत्म हो गई। वैसे ही अपने जीवन अपना लिया, और हर लोग अपना अपना जीवन अपना लिया, मार पीट खून खराबा। अब उसी में हुआ क्या कि एक अलग से आया सब अंग्रेज, और पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। अगर हिंदू मुसलमान उस समय से ठीक रहते तो कब्जा हिंदुस्तान को कोई कर लेता है क्या, हिम्मत है। लेकिन क्या करोगे। अकबर ने जो इमारत खड़ी की थी वह इतनी मजबूत थी कि दुर्बल उत्तराधिकारियों, मतलब दुर्बल उत्तराधिकारियों के बावजूद वह 100 साल तक कायम रही, और इतनी बड़ी इमारत और साम्राज्य कायम कर दिया कि दुर्बल उत्तराधिकारी जो उसका था, दुर्बल था, उसके बावजूद भी 100 साल तक कायम रही। सिंहासन के लिए शहजादों सिंहासन के लिए शहजादों में लगातार युद्ध होते रहे, और केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ती गई। और जो शहजादा था सब वहां का, वो सत्ता के लिए आपस में लड़ता रहा, और केंद्रीय शक्ति जो थी वो कमजोर हो गई। अब कमजोर हो गई तो दूसरा कौन वहां का हमला कर दिया। ठीक है, पर पर दरबार का प्रताप बना रहा, दरबार में जो प्रताप छाया जो रहता है, एकता, वो बना रहा। और सारे एशिया और यूरोप में आलीशान मुगल बादशाहों का यश फैल गया। वास्तुकला की दृष्टि से दिल्ली और आगरा में सुंदर इमारतें तैयार हुई। यह भारतीय मुगल कला दक्षिण और उत्तर में मंदिरों और दूसरे इमारतों की सजावट और अलंकरण की शैली से एकदम भिन्न थी, और वह हर तरह की शैली से भिन्न थी जो दूसरे एरिया में देखने को मिलते थे। प्रेरित वास्तुकारों और निर्माताओं ने आगरा में ताजमहल को मोहब्बत भरे हाथों से खड़ा किया, और वास्तुकारों ने और निर्माताओं ने, मिस्त्री और वास्तु बनाने वाले पुरोहितों ने, चाहे मौलवियों ने,
आगरा में ताजमहल को मोहब्बत भरे हाथों से खड़ा किया और शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए। ये गलत बात है। ये अफवाह उठाया गया था लेकिन हाथ नहीं कटवाया गया था। उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारियों और इस्लाम का भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस टकराहट ने उन बुराइयों को खोल कर रख दिया जो हिंदू समाज में घर कर गई थी। जात पात की श्राद्ध मतलब जात पात की श्राद्ध, अछूत प्रथा और अलग अलग रहने की बेढब प्रवृत्ति। मतलब यहाँ पर क्या था? जात पात की श्राद्ध। जात पात की श्राद्ध जो थी ये समाज को बिगाड़ती थी। छुआछूत, यहाँ पर छूत प्रथा दिया जा रहा है, उसका छुआछूत बोलते हैं। बड़ा नीचे का छोट, अलग अलग रहने के बेबद प्रवृत्ति। और हम अलग साम्राज्य बनाएंगे, हम अलग साम्राज्य बनाएंगे, हम अलग साम्राज्य बनाएंगे। ऐसे भाईचारा, ऐसे जहां पर भी रहेगा ना बंटवारे का, वहां पर तो कमजोर शासन हो ही जाएगा। इस्लाम के भाईचारे और अपना मानने वालों के बीच, मतलब इस्लाम के भाईचारे और अपना मानने वाले लोग के बीच बराबरी के सिद्धांतों का विशेषकर उन लोगों पर गहरा असर पड़ा जिन्हें हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा देने से इनकार कर दिया गया था, और वैसे लोगों पर विशेष करके असर पड़ा जो हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा देने से इनकार कर दिया गया था। इस विचारधारात्मक टकराहट से कई आंदोलन उठ खड़े हुए जिसका उद्देश्य धार्मिक समन्वय करना था, और बहुत सारे आंदोलन उठ पड़े जिसका एक ही उद्देश्य था, धार्मिक समन्वय। हिंदू उठ गए, मुसलमान उठ गए, हमें अपने धर्म को इज्जत चाहिए, अपने भाषा को इज्जत चाहिए। अब मुसलमान उठे कि हमारे भी धर्म की इज्जत चाहिए, और आपस में लड़ाई चालू, कटो मारो। ऐसे ही केंद्रीय शक्ति को कमजोर कर दिया सब। यह बात ध्यान देने लायक है कि वर्गों का प्रभाव इस हद तक था कि नियमित लोगों ने इस्लाम के धर्म परिवर्तन सामूहिक रूप से किया। ऊंची जाति के लोग में व्यक्ति कभी कभार अकेले धर्म परिवर्तन कर लेता था, और ऊंची जाति में भी कोई भी करता था लेकिन अकेले करता था धर्म परिवर्तन। पर निम्न श्रेणी के लोगों में मोहल्ले में एक जाति के लोग या फिर लगभग सारा गांव ही धर्म बदल लेता था। और इसलिए गांव में आप आज भी देखोगे तो गांव में एक तरफ है तो मुसलमान है, एक तरफ हिंदू है, एक तरफ गुंजार है, एक तरफ कोई है, एक तरफ राजपूत है। तो हर जाति का गांव अलग अलग है, और किसी जाति का हिम्मत नहीं है कि दूसरे जाति के एरिया में, मतलब दूसरे जाति के इलाके में जाकर घर बना ले। नहीं बना सकते। गांव में तो खास करके नहीं बना सकते। शहर में बन सकता है, शहर में बना सकते हैं, क्योंकि शहर में तो सब कोई अपना अपना 1 कट्ठा 2 कट्ठा 3 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन खरीद कर ही बनाता है। लेकिन गांव में पूछता ही नहीं है, तू हमारा गांव में घुस जाइबा, तारा के बोटी बोटी काट दे, हमारा गांव में घर बना देला था। तो ऐसा बात विचारधारा चलता है गांव पर। इसलिए उनका सामूहिक जीवन और कामकाज पहले की तरह चलते रहे, केवल पूजा के तरीकों आदि में छोटे मोटे अंतर अवश्य आ गए। इस कारण आज हम देखते हैं कि कुछ विशेष पेशे और शिल्प ऐसे हैं जिन पर मुसलमानों का एकाधिकार है। इस तरह कपड़ा बनाने का काम मुख्यतः और जायदाद हिस्सों में पूरी तरह मुसलमान करते थे। मतलब ये देखो, मुख्यतः जो जायदाद हिस्सों में पूरी तरह मुसलमान करते थे, दूसरा कोई नहीं करता था। ये जायदाद का हिस्सा बंटवारा ये मुसलमान की देन है, दूसरों की देन नहीं है। और कपड़ों की बनाने का काम मुख्यतः उन्होंने ही दिया है। कपड़े किस तरह बनाते हैं उन्होंने दिया, और भाई भाई में बंटवारा कैसे करते हैं उन्होंने ही दिया। और ये मुसलमानों की ही देन नहीं है, ये
एक किताब की भी देन है जिसको हम लोग महाभारत के नाम से जानते हैं। भाई भाई में नफरत, भाई भाई में बंटवारा, भाई भाई में झगड़ा, ये महाभारत से मिला है हमें। और महाभारत का ही नाम है उर्दू में रमजान बोलते हैं। और रमजान का महीना इसलिए मनाया जाता है क्योंकि महाभारत काल में 19 दिन लड़ाई चला था। और 19 दिन लड़ाई चलने के बाद 11 दिन श्राद्ध होता है। तो 30 दिन मुसलमान भूखे रहकर अपना रमजान मनाते हैं। ये ऐसे पौराणिक कथाओं में लिखा गया है, ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ। और हिंदुस्तान के मतलब आर्ट्स के सब्जेक्ट में भी है, मतलब हिस्ट्री बुक में भी ऐसा बात बताया गया है। भारत में रहने वाले अधिकतर मुसलमानों ने हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन किया था और बहुत सारे मुसलमान हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए थे। कुछ लंबे संपर्क के कारण भारत के हिंदुओं और मुसलमानों ने बहुत सी सामान्य विशेषताएं, आदतें, रहने सहने के ढंग और कलात्मक रुचियां विकसित की। वे शांतिपूर्वक एक कौम के लोगों की तरह साथ साथ रहा करते थे, एक दूसरे के त्योहारों और जलसों में शरीक मतलब जाया करते थे, शरीक होते थे, एक ही भाषा बोलते थे और बहुत कुछ एक ही तरह से करते थे और एकदम एक जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना करते थे। भाई सब चीज करोगे तो आर्थिक समस्याएं भी एक ही तरह होगी ना, अलग थोड़ी होगी। और देश से माल बाहर जाना ये तो चालू हुआ था उसी समय से। 1500 ईसा से ही, ईसा पूर्व से ही नाव बनता था, माल ट्रांसफर होता था दूसरे, मतलब माल यातायात से भेजा जाता था इस देश से दूसरे देश में, इस राज्य से उस राज्य में नदी के माध्यम से। ठीक है। यह तमाम आपसदारी और एक साथ रहना सहना उस वर्ण व्यवस्था के बावजूद हुआ जो ऐसे मेल मिलाप में बाधक थी। मतलब ऐसे मेल मिलाप में बाधक थी और वैसे सदाचार बनाकर लोग साथ साथ रहना चालू कर दिए। एकाध उदाहरणों में छोड़कर मतलब एकाध उदाहरणों को छोड़कर आपस में शादी विवाह नहीं होते थे। और आपस में शादी विवाह नहीं होते थे, कम होते थे लेकिन होते थे। और जब ऐसा होता था तो दोनों पक्ष मिलकर एक नहीं होते थे। और जब ऐसा होता था तो दोनों पक्ष मिलकर तो एक नहीं होते थे। आपसी खान पान भी नहीं होता था और आपसी खान पान भी नहीं होगा। पर इस मामले में बहुत कड़ाई नहीं बरती जाती थी। औरतों के पर्दे में अलग थलग मतलब औरतों के पर्दे में अलग थलग रहने से सामाजिक जीवन के विकास में रुकावट आई। और औरतें अलग थलग रहने लगी थी इसलिए सामाजिक जीवन के विकास में रुकावट आई थी। गांव की आम जनता में अर्थात आबादी के बड़े हिस्से में जीवन मिला जुला था। और बहुत बड़े हिस्से में आबादी के बहुत बड़े हिस्से में जीवन मिला जुला करता था। और उनमें सामूहिक कहीं अधिक थी। और उसमें सामूहिकता जो था, मिलनसार जो मिलकर रहना, वो बहुत एक तक था। गांव के सीमित घेरे के भीतर हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरे संबंध थे। वर्ण व्यवस्था से कोई बाधा नहीं होती थी और हिंदुओं ने मुसलमानों को भी एक जात मान लिया था। वे एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते थे, मतलब जाते आते थे। और कुछ अर्ध धार्मिक से त्योहार दोनों के बीच सामान्य रूप से मनाए जाते थे। उनके लोकगीत भी एक ही थे। इनमें से ज्यादातर लोग किसान, दस्तकार और शिल्पी थे। और ज्यादातर लोग उस समय यही तो चलता था ना। ज्यादातर लोग जो भी लोग होते थे वो किसान, खेती बाड़ी करते थे, दस्तकार बिजनेस करते थे, या शिल्पकारी कढ़ाई करते थे। चाहे वो घर बनाएंगे चाहे घर में डिजाइन उतारेंगे, कला दिखाएंगे अपना। ठीक है। मुगल शासन काल के दौरान बहुत से हिंदुओं ने
दरबार की भाषा फारसी में पुस्तकें लिखी और बहुत सारे मुगल शासन काल में उस समय हिंदुओं ने दरबार में फारसी भाषा पर बहुत किताबें लिखी। इनमें से कुछ पुस्तकें कालजयी रचनाएं मानी जाती। काल मतलब कालजयी रचनाएं, ये वैसे काल के थे, कालजयी रचनाएं मानी जाती हैं। इसी समय मुसलमान विद्वानों ने फारसी में संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद किया और हिंदी में लिखा, और फारसी से हिंदी भाषा में बहुत सारे पुस्तकों को लिख दिया गया, अनुवाद किया गया। हिंदी के सबसे प्रसिद्ध कवियों हिंदी के सबसे प्रसिद्ध कवियों में दो हैं। मलिक मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत पद्मावत लिखा। पद्मावत मूवीज जो हम देखते हैं, शायद रणबीर कपूर का है ना। हाँ, पद्मावत लिखा। और अब्दुल रहीम खान खाना, जो अकबर दरबार के अमीरों में थे जो अकबर दरबार के अमीरों में थे और उनके संरक्षक के पुत्र थे। मतलब उनके खान बाबा जो थे, उनके पुत्र थे संरक्षक। वो जब बचपन में छोटे थे, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, तो उनको छोट से ही पालते पालते बड़े किए और पूरे हिंदुस्तान में आधा रियासत जीत कर दिया। उसके बाद से बड़े हो गए 18 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, और उस समय से ही राज चालू कर दिया अकबर ने। खान खाना अरबी, फारसी और संस्कृत तीनों भाषा के विद्वान थे। जो खाने खाना थे, वो अरबी, फारसी और संस्कृत तीनों को तो जानते ही थे, बहुत बड़े विद्वान भी थे। उनकी हिंदी कविता का स्तर बहुत ऊंचा था। कुछ समय तक वे शाही सेना के सिपह सलाहकार रहे। फिर भी उन्होंने मेवाड़ के उन राणा प्रताप की प्रशंसा में लिखा जो बराबर अकबर से युद्ध करते रहे और उनके सामने कभी हथियार नहीं डाले। और उन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में भी लिखा है, जो अकबर से हमेशा लड़ते रहे लेकिन कभी भी अपना हथियार अकबर के सामने नहीं डाले। क्योंकि महाराणा प्रताप एक राजा थे और वो राजा हारने वाले नहीं थे, क्योंकि अकबर और महाराणा प्रताप दोनों की शिक्षा शायद हो सके तो एक ही गुरु से हुई थी। अब शायद दोनों के गुरु जो थे वो किसी दूसरे के पास पढ़े होंगे कि उन लोग का गुरु एक ही हो। तो वैसे दोनों का दिमाग सेम था, दोनों की ताकत सेम थी, बस लोगों की साथ कायम नहीं रहा। इसीलिए महाराणा प्रताप को दर दर जंगलों में भटकना पड़ा और घास की रोटी खानी पड़ी। उसके नीचे है औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का उद्धार शिवाजी। अब औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्र का उद्धार, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में, भाग नंबर 4 में। ठीक है, तब तक अपना आप ख्याल रखना और अगले पार्ट में मिलते हैं।